नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए सभी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जी, भारतीय संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान को शुरू करने से पूर्व अपने कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे जो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, उस विकास के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक विकास। और ये संवैधानिक विकास दो भागों में हुआ है। कितने भागों में हुआ है? दो भागों में। एक तो हम लिख सकते हैं BEIC, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, और दूसरी हम बात करें ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और संविधान के विकास के बारे में। BEIC लिखा है मैंने, और इधर लिखा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का विकास, और इधर मैंने लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। दो भागों में हुआ है। हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है, स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और ये स्थापना यहाँ की महारानी एलिजाबेथ, क्या नाम है? महारानी एलिजाबेथ। और महारानी एलिजाबेथ कौन सी? प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इसी महारानी ने व्यापारियों को पंद्रह वर्षों हेतु 15 वर्षों तक वैलिड, 15 वर्षों तक वैलिड हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस दिए। क्या दिए? अब देखिए, महारानी एलिजाबेथ ने व्यापारियों को 15 वर्षों तक वैलिड, जिनकी वैलिडिटी कितनी थी? 15 वर्ष थी। ये समय के अनुसार आगे बढ़ा दी जाएगी। ये जो हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस दिए हैं, व्यापार करने के लिए दिए हमारे भारत के अंदर। कौन सी कंपनी है? BEIC, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम। व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस दे दिए। अब हम बात करें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक व्यक्ति आएगा भारत के अंदर, जिसका नाम है, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था भाई? अकबर। मुगल शासक कौन था? अकबर था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक प्रथम व्यक्ति आया है 1608 ईस्वी। कौन सा समय है? 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया, मुलाकात करेगा जहांगीर से।
मुलाकात किससे करेगा? जहांगीर से। और जहांगीर ने क्या किया? इसे अस्थायी रूप से अस्थायी व्यापार की अनुमति दे दी। इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर से मुलाकात कर व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला कैसा व्यापार? अस्थायी रूप से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। किससे कर रहा है? जहांगीर से मुलाकात कर रहा है और व्यापार की अनुमति प्राप्त कर रहा है। उसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल शासक कौन था या मुगल बादशाह कौन था, तो आपने क्या आंसर करना है? अकबर। अब देखिए, समय आ गया 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी 1615 ईस्वी में क्या हुआ? एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? सर टॉमस रो मुलाकात करेगा जहांगीर से। किसके साथ? जहांगीर के साथ। सर टॉमस रो और जहांगीर की जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात हुई है अकबर का किला अजमेर। कौन सी जगह है? अकबर का किला अजमेर। इसकी तारीख है 10 जनवरी। इस मुलाकात की तारीख लिख रहा हूँ 10 जनवरी 1616 ईस्वी। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को सर टॉमस रो और जहांगीर के मध्य मुलाकात हुई अकबर का किला अजमेर के अंदर। कहाँ है ये? अजमेर में। और अकबर का किला है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मैंगनीज दुर्ग। किस नाम से जाना जाता है? मैंगनीज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम देखिए, ये जो सर टॉमस रो है, सर टॉमस रो व्यापार करने के लिए किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कहाँ आया? भारत में आया और मुलाकात करता है किसके साथ है? जहांगीर के साथ। और जहांगीर से स्थायी व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। जहांगीर से स्थायी रूप से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? ये सर टॉमस रो है। कब आया है? 1615 ईस्वी में। 1615 में भारत आया और कौन से किला में? अकबर के किला। कहाँ पर है ये? अजमेर में। और इसे हम जानते हैं मैंगनीज दुर्ग के नाम से। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को यहाँ इनकी मुलाकात होती है। नेक्स्ट हम बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब हम बात करें, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके द्वारा व्यापार के साथ साथ यहाँ पर शासन करना भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी हम एक बार नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि 1700 ईस्वी के अंदर, इम्पोर्टेंट है ये, 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता बसाया। कौन सा नगर बसाया? कलकत्ता नगर बसाया। और वो कब बसाया गया है? 1700 ईस्वी में। इसके 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के जो पुत्र हैं वह उत्तराधिकारी संघर्ष में लगे हुए हैं, आपस में युद्ध वगैरह हो रहा है। आपको पता है कि जाजऊ का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में मुअज्जम और आजम के मध्य। ये इंडियन हिस्ट्री की बात है, लेकिन बेसिकली हम ध्यान में रखें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इसके पुत्र थे या जिसने मुगल बादशाह बनना था, वे झगड़ने में लगे हुए हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मद्रास व
बम्बई पर अधिकार, मद्रास व बम्बई पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी जगह है भाई, मद्रास और बम्बई। मद्रास वही है जिसको आप प्रेजेंट में चेन्नई के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए समय आया 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और इस प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब हार गया और प्लासी का युद्ध में विजयी कौन हो गया, विजयी हुआ क्लाइव। और जैसे ही क्लाइव विजय हुआ, क्लाइव विजय होने के बाद बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बन गया। क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर। यहां भी देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन है, क्लाइव है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए बताइए बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो यहां पर आंसर और आएगा, क्या लिखेंगे हम, वॉरेन हेस्टिंग। क्या लिखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद हम बात करें, अगर पूछ लिया जाए भारत का, कहाँ का, भारत का गवर्नर जनरल, तो वो कौन था, विलियम बेटिक। कौन था, विलियम बेटिक। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए बताइए भारत का प्रथम वायसराय, भारत का वायसराय पूछ लिया जाए तो उत्तर आएगा कैनिंग। क्या उत्तर आएगा, कैनिंग। अब देखिए फिर हम बात करें कि जो बंगाल का गवर्नर है, अगर पूछ लिया जाए कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपने उत्तर क्या करना है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना वही बंगाल का क्या था, अंतिम गवर्नर था, क्योंकि व्यक्ति वही है, यहाँ पद चेंज कर दिया गया था। फिर आपसे पूछ लिया जाए बताइए भारत का गवर्नर जनरल प्रथम तो विलियम बेटिक है, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, तो उत्तर क्या आएगा, विलियम बेटिक ही आएगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल रहते हुए विलियम बेटिक को क्या बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर हम बात करें कैनिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका उत्तर क्या आएगा, कैनिंग। क्या आएगा, कैनिंग आएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। क्योंकि ये जो कैनिंग है ये वायसराय बना है पहला, ये पहले क्या था, गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल से इसको क्या बनाया गया, वायसराय। व्यक्ति एक ही है लेकिन उसका पद बदल दिया गया है, पद चेंज किया है अकेला उसका। अब देखिए फिर हम बात करें नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद जो विजय हुआ क्लाइव और क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर बन गया। उसके बाद हम बात करें 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों की विजय हुई और अंग्रेज भारत के अंदर पैर जमाने में सफल हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, अब देखिए हम बात करते हैं, एक एक्ट बना है 1773 ईस्वी का, रेगुलेटिंग
एक्ट। कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट बना है और उस एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी विशेषता ये है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम कानून। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम कानून कौन सा है? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों के अंदर एक एक गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गवर्नर। यहां भी एक गवर्नर बैठा है और यहां भी एक गवर्नर बैठा है। अब हम बात करें, ये जो गवर्नर है, इस गवर्नर को अभी अपन बात करके आए हैं, इसी गवर्नर को नाम क्या इसका? वॉरेन हेस्टिंग। इसी वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी वॉरेन हेस्टिंग की परिषद में, कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य, कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। उन चारों सदस्यों के मैं नाम लिख रहा हूं। एक नंबर पे बैठा हुआ है फिलिप फ्रांसीसी। क्या नाम है? फिलिप फ्रांसीसी। 2 नंबर पे हम बात करें, नाम है मानसन। 3 नंबर पे हम बात करें, नाम है क्लेवरिंग। और 4 नंबर पे बैठा हुआ है बोरवेल। नाम क्या है? बोरवेल। ये 4 सदस्य थे वॉरेन हेस्टिंग की कार्यकारी परिषद के अंदर। अब देखिए, इसी एक्ट के तहत ये जो मद्रास और बंबई है, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया। और देखिए, इसके अंदर एक प्रावधान और था। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता नगर में उच्चतम न्यायालय, कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। कौन से एक्ट के तहत? 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। अब देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे हमने 1781 ईस्वी का एक्ट या 1781 ईस्वी का जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना गया है। ये संशोधन करने के लिए था, किसके अंदर है? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर संशोधन के लिए। उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं।
हाँ जी। अब देखिए, अब हम बात करें 1781 ईस्वी का संशोधनात्मक एक्ट या जुडिकेचर एक्ट या जुडिकेचर एक्ट। अब देखिए, ये जो संशोधनात्मक एक्ट है या जुडिकेचर एक्ट है, इस एक्ट के अंदर सुधार किए गए। एक तो जो हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया था, उसके पास शक्ति थी राजस्व एकत्रित करने की। राजस्व की अधिकारिता खत्म कर दी गई किस एक्ट के दौरान? 1781 ईस्वी के जुडिकेचर एक्ट के तहत। क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय की राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी गई और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इसी एक्ट के तहत राजस्व मंडलों का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राजस्व मंडलों का गठन किया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1781 ईस्वी के संशोधनात्मक एक्ट, जुडिकेचर एक्ट। इसे सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। सेटलमेंट एक्ट, तीनों नाम इसी के हैं। जुडिकेचर एक्ट या सेटलमेंट एक्ट एक ही बात है। इसके तहत ये दो प्रावधान थे, एक तो उच्चतम न्यायालय की राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी गई और दूसरा राजस्व मंडलों का गठन किया गया। तीसरी बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के बनाए कानूनों पर उच्चतम न्यायालय की सहमति देने का अधिकार समाप्त। देखिए, पहले क्या होता था, जैसे कोई गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ने कोई कानून बनाया तो उसके ऊपर अनिवार्य थी सहमत होना किसका? उच्चतम न्यायालय का। लेकिन इस एक्ट के तहत इस अधिकार को छीन लिया गया उच्चतम न्यायालय से कि इसके बाद क्या नहीं होगा, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानूनों पर सहमति दर्ज करवाना अनिवार्य नहीं है। किसकी? उच्चतम न्यायालय की। इसके बाद देखिए, 1781 ईस्वी के एक्ट के बाद एक एक्ट बनेगा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। हाँ जी, अब हम बात करें 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम बात करें तो देखिए, इसका जो मुख्य कार्य था, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1784 ईस्वी के एक्ट का या पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कंपनी पर
नियंत्रण स्थापित करना, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण मंडल का गठन, किसका गठन किया गया? नियंत्रण मंडल का गठन किया गया। इसी को हम जानते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस नाम से जाना जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान में रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वह प्रतिनिधि के रूप में काम करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये कार्य करेगा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में। दोनों अलग हैं, आगे चल के क्लियर होगी ये बात। देखिए, जैसे ही नियंत्रण मंडल का गठन हुआ तो इसी एक्ट के द्वारा द्वैध शासन लागू। कौन सा शासन? द्वैध शासन। इसको क्लियर करते हैं कि द्वैध शासन है क्या। द्वैध शासन दो पार्टीज की तरफ से शासन करना क्या कहलाता है? द्वैध शासन कहलाता है। कौन कौन से वो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, एक तरफ बैठा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक तरफ बैठा हुआ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक तरफ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक तरफ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हिंदी में हम बोलें निदेशक मंडल, और इसे हम बोलते हैं, ये लिख रखा मैंने पहले से ही, नियंत्रण मंडल। ये किसकी तरफ से कार्य करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया BEIC की तरफ से काम करेगा। और ये जो नियंत्रण मंडल है ये ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस एक्ट के तहत ही कंपनी अधिकृत भारतीय प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट का शीर्षक क्या था, तो आपने ध्यान में रखना है इस एक्ट का शीर्षक एक लाइन थी, इसमें क्या लिखा हुआ था? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश के नाम से एक शीर्षक था कौन से एक्ट का? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट का। इसी एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल, बंगाल का है, कहाँ का है? बंगाल का। बंगाल का गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, इस परिषद की जो सदस्य संख्या थी, सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी। 4 से कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 4 से 3। कौन से एक्ट के तहत? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।